हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पहले के क्लासेस में डिस्कस कर लिए हैं, है ना। कल तक हमने देखा था एंटीबायोटिक्स के बारे में। ओके, सो टुडे वी हैव टू सी माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स। फ्यूल प्रोडक्शन में कैसा माइक्रोब का यूज़ होता है, उसके बाद में माइक्रोब्स इन पॉल्यूशन कंट्रोल और माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का किस तरीके से यूज़ हो सकता है। फूड प्रोडक्शन मतलब एक्चुअली फार्मिंग में, ठीक है, क्योंकि बाकी जो फूड प्रोडक्ट्स है वो सब हम देख चुके हैं। हमने जब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के 2 पार्ट्स देखे थे, उसका एक फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ देखा अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स या मेडिसिन जैसे कि एंटीबायोटिक्स बनाने में। अभी दूसरा जो उसका पार्ट्स था कि माइक्रोब्स का यूज़ इन पॉल्यूशन कंट्रोल और इन फ्यूल प्रोडक्शन, वो हमको देखना है बेटा। ओके, सो उसके पहले आपको पेज नंबर 82 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कैन यू टेल मी द क्वेश्चंस आर which different materials are decomposed in biogas plant। बायोगैस प्लांट हम छोटे अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th 8th में हमने पढ़ा है। बायोगैस प्लांट से बायोगैस यानी मीथेन वहाँ पे प्रोड्यूस होता है और उसको हम फ्यूल जैसे यूज़ कर सकते हैं बेटा। सो क्वेश्चन पूछा है कि विच डिफरेंट मटेरियल्स आर डिकम्पोज। तो बायोगैस प्लांट में हम किस चीज़ों का डिकम्पोजिशन करते हैं? हम डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारे किचन से घर से जो वेस्ट जनरेट होता है वो, उसके बाद में एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो क्रॉप रेसिड्यूज, क्रॉप की हार्वेस्टिंग कटाई होने के बाद जो बच जाते हैं उनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। उसके बाद में एनिमल डंग, एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल है, ह्यूमन का एक्सक्रीटा, ह्यूमन का वेस्ट मटेरियल एंड वेट गार्बेज को हम डिकम्पोज कर सकते हैं इन अ बायोगैस प्लांट। ये हम डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करना मतलब कि एक तरीके से उसको सड़ाना, सड़ने के बाद उसमें से एक गैस रिलीज होती है, वो गैस होती है मीथेन गैस, और उस मीथेन गैस को हम फ्यूल के जैसे यूज़ कर सकते हैं। द वेस्ट इज अलाउड टू डिकम्पोज, डिग्रेड एंड मीथेन बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूजफुल मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू इट, ठीक है, विच इज द फ्यूल आउट ऑफ दोस। क्या मटेरियल्स हमको मिलते हैं? हमको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो वहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा, मीथेन गैस को ये बायोगैस बोलते हैं, और दूसरा स्लरी। स्लरी मतलब जो लिक्विड पेस्ट जैसा मटेरियल बच जाएगा डिकम्पोजिशन होने के बाद, उसको बोलेंगे स्लरी। तो जो बायोगैस है वो बायोगैस को हम फ्यूल के जैसे में यूज़ करते हैं और स्लरी को हम यूज़ करते हैं बेटा मैन्योर के जैसे में। मैन्योर मतलब खाद के जैसे में। खाद पता है ना आप लोगों को, जो प्लांट्स वगैरह में डालते हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। सो वहाँ पे बायोगैस प्लांट से तो हमको बायोगैस तो मिलेगी, जिसको हम फ्यूल के जैसे यूज़ करेंगे, और जो बचा हुआ वहाँ पे मटेरियल रहेगा स्लरी, उसको हम मैन्योर के जैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बोला है कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं बेटा, जैसे कि सेल्यूलोमोनास, क्लॉस्ट्रीडियम, सूडोमोनास एंड मिथेनोबैक्टीरियम। ऐसे अलग अलग बैक्टीरियाज हैं जिनके मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये बायोगैस प्लांट में हम डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल का। ओके, सो इसके बारे में हम बेसिक छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं बेटा, इसलिए हमको यहाँ पे दिया नहीं है, बस कैन यू रिकॉल करके दिया है। तो इसके आंसर्स हम नोट से प्रॉपरली लिख लेंगे, या अभी तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है, उसको आप ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हो बेटा। ओके, सो नाउ वी विल सी कि माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स किस तरीके से माइक्रोब्स के मदद से, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से हम फ्यूल तैयार कर सकते हैं। फ्यूल तो सबको पता है ना, फ्यूल ईंधन जिसको बोला जाता है हिंदी में फ्यूल, जैसे डीजल, पेट्रोल, हमको पता है दिस डीजल, पेट्रोल, कोल, ये जो भी फ्यूल है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारे व्हीकल्स चलते हैं या अलग अलग एनर्जी तैयार होती है, उनको कहा जाता है बेटा फ्यूल। और हमको पता है दिस फ्यूल आर वेरी लिमिटेड, ये फ्यूल्स कैसे है, बहुत लिमिटेड है, और ये फ्यूल जो हम आज प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं उनसे कई ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है। तो हम कुछ बेटर ऑप्शंस फ्यूल के सर्च कर रहे हैं, और क्या उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हो सकता है, क्या किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि ऐसे फ्यूल जब तैयार होंगे तो वो इको फ्रेंडली होंगे, और कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ही होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से वो फ्यूल बन रहा है, इसीलिए उनको बायोफ्यूल ऐसा भी कहा जाता है बेटा। ओके, सो सबसे पहले देखो गैसियस फ्यूल मीथेन can be obtained by microscopic anaerobic decomposition of waste। कौन सा वेस्ट? एग्रीकल्चरल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ओके,
ये सारा वेस्ट का अगर हम क्या करें, हम एनारोबिक डिकम्पोजिशन कराए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से। एनारोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम उसका डिकम्पोजिशन मतलब उसका ब्रेक डाउन, उसको तोड़े, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करें, उसको डिकम्पोज करना मतलब क्या, उसको ब्रेक डाउन करना, या हम एक हिंदी में उसको बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ सड़ रही है तो हम बोल रहे हैं कि उसको डिकम्पोज हो रही है। सो हम ऐसे वेस्ट मटेरियल का अगर डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमको वहाँ पे मिलता है बेटा मीथेन। हमको क्या मिलता है, मीथेन। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले अभी अपन ने डिस्कस किया बायोगैस प्लांट, बायोगैस मतलब ही होता है मीथेन। आपने केमिकल कंपाउंड्स में पढ़ा ही होगा, कार्बन कंपाउंड्स में CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। इफ़ आपने नहीं पढ़ा है बेटा वो चैप्टर तो हम आगे में पढ़ेंगे वो चैप्टर, या आई होप आपका हो ही गया होगा अभी तक। सो मीथेन के बारे में आप सब लोगों को पता है, मीथेन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी होंगी। मीथेन मार्श गैस भी उसको बोलते हैं, बायोगैस भी उसको बोलते हैं, और वो अच्छे फ्यूल के जैसे में यूज़ की जा सकती है, यानी वो बर्न होती है, उसको फ्यूल के जैसे में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये गैशियस फ्यूल अगर गैस होती है मीथेन, तो ये कहाँ से मिलेगी हमको, हम क्या करेंगे, वेस्ट मटेरियल का एनारोबिक डिकम्पोजिशन करेंगे, क्योंकि हमको पता है जब एनारोबिक अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं, एनारोबिक रिएक्शन करते हैं तो ही हमको कोई कंपाउंड मिलते हैं। याद करो फर्स्ट सेकंड चैप्टर, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो वहाँ पे मीथेन वगैरह कुछ नहीं बनता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है ना, लेकिन हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हमको तो कुछ कंपाउंड चाहिए, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया है एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लिक्विड फ्यूल की, तो वो होता है बेटा इथेनॉल। इथेनॉल इज अ लिक्विड फ्यूल। इथेनॉल इज अ क्लीन स्मोकलेस फ्यूल, यानी एकदम क्लीन। जब हम इथेनॉल को जलाते हैं तो एकदम क्लीन फ्लेम वहाँ पे निकलती है, स्मोक, धुआं किसी भी तरीके का नहीं वहाँ तैयार होता है, और एकदम क्लीन वहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लीन फायर वहाँ पे जनरेट होता है, क्लीनली जलता है वो, और कम्प्लीटली जलता है, कुछ भी रेसिड्यू आखिरी में वो छोड़ता नहीं है। और हमको पता ही है, अभी तक तो हम देख ही चुके हैं इथेनॉल प्रोडक्शन। बताओ बेटा इथेनॉल प्रोडक्शन कैसे होता है, ये मेरे को जरूर लगता नहीं कि आपको बताने की ज़रूरत है। ईस्ट जब फर्मेंटेशन करती है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, जब फर्मेंटेशन करेंगे मोलासेस का वगैरह, तो क्या बनता है वहाँ पे, इथेनॉल बनता है। हम 9th में भी देख चुके हैं, ब्रेड प्रोडक्शन में भी हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बन रहा था, लेकिन वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ था, यहाँ पे है इथेनॉल का यूज़। अगर आपके स्कूल के लैब्स में आप देखो तो वहाँ पे ना ऐसे छोटे लैंप्स होते हैं, अगर हमको चाहिए ना तो ऐसे छोटे लैंप्स होते हैं, स्पिरिट लैंप उसको बोलते हैं, उसमें इथेनॉल यूज़ किया जाता है बेटा। और देखना उसका फ्लेम एकदम क्लीन होता है, एकदम क्लीन फ्लेम के साथ वो बढ़ता है, वहाँ पे बिल्कुल भी स्मोक जनरेट नहीं होता है। तो ये भी एक फ्यूल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इज कंसिडर्ड एज द फ्यूल ऑफ फ्यूचर। आने वाले जनरेशन्स में, आगे के जनरेशन्स में हम हाइड्रोजन गैस को फ्यूल के तरह बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे जनरेट होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय बायो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस होता है, ठीक है, ये फोटोलाइसिस है, ओके, बायो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या कर रहे हैं हम, बायो मतलब तो कहीं ना कहीं पे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से। फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट, लाइट भी माइंड वर्ड, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। जैसे मैंने ग्लाइकोलाइसिस में भी आपको लाइसिस का मीनिंग बताया था, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है। वाटर का ब्रेक डाउन जब होगा, हमको पता है ना वाटर H2O फॉर्मूला है, और जब इसको हम तोड़ेंगे तो वहाँ से ऑब्वियसली H2 हाइड्रोजन गैस तैयार होगा ना, तो वही बायो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हम करते हैं कुछ बैक्टीरियाज के मदद से। बायो फोटोलाइसिस मतलब बैक्टीरियाज की मदद से वाटर का ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि फोटो भी वहाँ पे आ गया है। तो फोटो रिडक्शन मतलब अगर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़े होंगे शायद, ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन कंबाइन होना, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन सेपरेट होना। तो ये जब वाटर है और वाटर से हमको H2 गैस बनाना है, तो देखो इसमें से वाटर में से ऑक्सीजन सेपरेट हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो वो रिएक्शन हो जाएंगे बेटा रिडक्शन रिएक्शन, इसीलिए वहाँ पे वर्ड आया फोटो रिडक्शन। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं दी है केमिस्ट्री में, ठीक है, पार्ट 1 साइंस में अगर आपने ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फोटो रिडक्शन मतलब समझ लेना कि एक रिएक्शन है कोई,
ठीक है, जो बैक्टीरिया कर रहा है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ऑक्सीजन यहाँ से सेपरेट हो रहा है तभी हाइड्रोजन गैस बन रही है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ही होता है बेटा रिडक्शन रिएक्शन, तो इसीलिए वहाँ वर्ड आया फोटो रिडक्शन, वो कर रहा है बेटा बैक्टीरिया। तो ये तो हो गए फ्यूल, ये सारे हो गए फ्यूल, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज आ रहा है ना हर जगह पे, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स। उसके अलावा सिर्फ फ्यूल्स ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हमको पता है बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स भी तैयार किए जा सकते हैं। कंपाउंड्स जैसे कि अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल भी एक अल्कोहल ही है। एसीटोन, एसीटोन जो हमारा नेल पेंट रिमूवर्स वगैरह होता है ना, नेल पेंट रिमूवर्स, वो उसमें एसीटोन होता है। फिर अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड्स कल के क्लास में हम देख ही चुके हैं। पॉलीसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट। ये सारे सब्सटेंसेस, ये सारे केमिकल कंपाउंड्स भी माइक्रोबियल प्रोसेसिंग यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से तैयार किए जा सकते हैं, और अलग अलग इंडस्ट्रीज में फिर ये यूज़ किए जाते हैं एज ए रॉ मटेरियल, मतलब इनको यूज़ करके और दूसरी चीज़ें बनाई जाती है। जैसे हमने देखा था ना ऑर्गेनिक एसिड, एलोग्लूटामिक एसिड से अजीनोमोटो, मोनोसोडियम ग्लूटामेट बन रहा था, वैसे सब वो रॉ मटेरियल की जैसे यूज़ किया जाएगा प्लास्टिक और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स के लिए बनाने के लिए। ओके, सो ये समझ में आ गया होगा आई होप सबको। नेक्स्ट देखते हैं बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब क्या, अभी जो मैंने बताया ये सारे हम इन सबको हम बायोफ्यूल बोल सकते हैं। मीथेन, इथेनॉल, हाइड्रोजन गैस को हम कहेंगे बायोफ्यूल, क्योंकि इनके प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज हो रहा है। इन्वायरमेंट को ये कुछ नुकसान पहुंचाते नहीं हैं। ओके, सो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दीज आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पढ़ा है ना हमने छोटे क्लासेस में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बायोफ्यूल आ जाता है बेटा रिन्यूएबल में। रिन्यूएबल में मतलब अगर आप थोड़ा यूज करो तो फिर से वो जनरेट हो जाएगा, फिर से वो तैयार होते रहता है, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, ईजिली अवेलेबल है और सफिशिएंट अमाउंट में भी अवेलेबल है नेचर में। ओके, तो इसमें भी 3 तरीके का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस वेस्ट। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस वेस्ट ना। सॉलिड में क्या आ जाएगा, कोल, डंक मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वेस्ट मटेरियल होता है एनिमल्स का, उसको कहते हैं डंक। ओके, काऊ डंग वगैरह पता है ना आप लोगों को, कोल, डंग या क्रॉप रेसिड्यूज। हार्वेस्ट अगर हमने कर लिया उसके बाद जो क्रॉप बच जाता है उसको हम कहेंगे क्रॉप रेसिड्यू। तो ये सब भी हम फ्यूल के जैसे यूज कर सकते हैं, इन सबको करते हैं हम, कोल को, डंग को, है ना। डंग का पता है हम वो सुखा के उसको चूल्हे में वगैरह जलाने के लिए यूज करते हैं, तो वो हो गए सॉलिड फ्यूल। इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड तो उसमें ऑयल्स, ऑयल्स के मदद से भी हम फ्यूल, ऑयल को भी बर्न किया जा सकता है। एल्कोहल जैसे कि इथेनॉल, ये हो गया लिक्विड। और अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गोबर गैस मतलब उसमें मीथेन आ गया, एंड कोल गैस। तो ये सारे बायोफ्यूल्स हैं, नेचर में अवेलेबल है, रिन्यूएबल है, इजीली अवेलेबल है एंड रिलायबल है, मतलब इन पे भरोसा हम करके यूज़ कर सकते हैं। ये जल्दी ख़त्म भी नहीं होंगे और ज़्यादा पोल्यूशन भी ये क्रिएट नहीं करेंगे। तो फ्यूचर में जब हमारे पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाएगा तब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या अभी से हमको इसको यूज़ करना चाहिए बेटा। ओके, यहाँ पे हम देखिए बायोफ्यूल प्रोडक्शन की बात करें तो हमको यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है बेटा, ये वाला डायग्राम। उसमें आपको बताया है, क्या चीज़ें बताई हैं कि जो बायोमास यानी प्लांट्स वगैरह है वो लाइट एनर्जी या कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं। फिर जब वो क्रॉप की हार्वेस्टिंग होगी, उसकी कटाई होगी, ठीक है, थ्रेशिंग होगी, उसके बाद में जो सेलुलोज उसमें प्रेजेंट होता है, हमको पता है ना प्लांट में सेलुलोज वगैरह होता है, उसका कन्वर्जन होगा ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज से फ्यूल बनेगा, जैसे ग्लूकोज से इथेनॉल वगैरह बनता है ना, फर्मेंटेशन हुआ ग्लूकोज का तो इथेनॉल बनेगा, ऐसे फ्यूल वहाँ तैयार हो गए। वो फ्यूल से अलग अलग व्हीकल्स में वो यूज़ हो रहा है, व्हीकल्स जब वो फ्यूल को यूज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में आएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड अगेन फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस। तो इस तरीके से वो डायग्राम वहाँ पे आपको दिया हुआ है। फिर तो ये तो हो गया बेटा हमारा फ्यूल प्रोडक्शन में किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ है। अभी हमको देखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ इन पॉल्यूशन कंट्रोल। क्या पॉल्यूशन को कम करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ कर सकते हैं क्या? देखो पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है बेटा, बड़ी बड़ी सिटीज़ में बहुत पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उनका कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, ज़्यादा रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट,
सीवेज एंड वेरियस पॉल्यूटेंट्स, अलग अलग पॉल्यूटेंट्स, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने वाली चीज़ें बढ़ती ही जा रही है ना। सो इफ ऐसे ही ये सारी चीज़ें बढ़ती रही तो क्या होगा, वहाँ पे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचेगा, वहाँ पे डिजीज़ फैल सकते हैं ना, पोल्यूशन अगर बढ़ता गया तो डिजीजेस फैल जाएंगे। तो हम देखते हैं कि क्या अभी हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर सकते हैं क्या। वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं। व्हाई इज इट आस्क्ड टू सेग्रीगेट वेट एंड ड्राई वेस्ट इन ईच होम। ऐसा बोला जाता है ना कि वेट गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग सेपरेट करके रखना है हमको। तो क्या ज़रूरत है उनको सेपरेट करने की, क्या बेनिफिट्स है उनको सेपरेट करने के। अगर वेट वेस्ट सेपरेट होकर रहेगा बेटा तो हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, उससे हम मीथेन वगैरह जैसे हमने देखा बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर हम उससे कंपोस्ट बना सकते हैं, मतलब कंपोस्ट या मैन्योर जैसे खाद बोलते हैं ना, वो सब हम तैयार कर सकते हैं। और ड्राई वेस्ट को हम फिर से रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे सेपरेट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डन विद द सेग्रीगेट वेस्ट। अभी बताया वेट वेस्ट से हम फ्यूल मैन्योर वगैरह तैयार कर सकते हैं, और ड्राई वेस्ट का हम रिसाइकल करेंगे, उसको रीयूज करेंगे फिर से, ठीक है। विच एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिस्पोजल। ड्राई वेस्ट को अगर हमको डिस्पोज करना बेटा तो सबसे पहले वहाँ पे जो 3 R's हमने पढ़े, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करना ज़रूरी है। कम से कम ड्राई मतलब प्लास्टिक वगैरह ऐसी चीज़ें कम से कम यूज़ करो, उसके बाद में उसको रिसाइकल करो और रीयूज़ करो, फिर से अगर यूज़ में आती है वो तो फिर से यूज़ में लाओ। इस तरीके से हम ड्राई वेस्ट को क्या कर सकते हैं बेटा, ड्राई वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू सी लैंड फिलिंग साइट्स। मतलब हमको मेथड्स देखने हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें एक है बेटा सीवेज मैनेजमेंट और एक है लैंड फिलिंग साइट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंड फिलिंग साइट्स। Now we know that degradable waste being accumulated in urban areas is used for this purpose। मतलब जो डिग्रेडेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होती है ना जिनको जो डिग्रेड हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है क्या, नो, तो ऑब्वियसली हम उसको लैंडफिल में यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम रिसाइकल करेंगे। सो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उनका हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, लैंड फिलिंग के। लैंड फिलिंग पता ना हमको, कचरा अगर बहुत अर्बन मतलब सिटीज़ वगैरह में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में वगैरह सिटीज़ में बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, तो ये वेस्ट का अभी हम करें क्या, तो ये वेस्ट को ना क्या किया जाता है, लैंड फिल्स, मतलब क्या करते हैं, लार्ज पिट्स आर डग इन एरिया। जो खुले एरियाज होते हैं ना, खुले मैदान होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं। ओके, बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ऐसा है बेटा कि जो लैंड फिलिंग साइट्स है ये रेसिडेंशियल एरिया से बहुत दूर होनी चाहिए। रेसिडेंशियल एरिया मतलब जो जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोगों के घर है, ऐसे एरियाज के पास में लैंड फिलिंग साइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। ये ग्राउंड वाटर जो होता है उसको पॉल्यूट भी कर सकती है, ख़राब भी कर सकती है, इसीलिए और वहाँ पे बहुत गंदी स्मेल्स वगैरह भी आती है। तो इसीलिए वो रेसिडेंशियल एरिया, घर जहाँ पे लोगों के होता है, ऐसे एरिया में नहीं होने चाहिए, वो ओपन स्पेसेस में रेसिडेंशियल एरिया से दूर होने चाहिए। ओके, सो हम क्या करते हैं, लार्ज पिट्स ऐसे डग करेंगे और उसको लाइन किया जाता है प्लास्टिक शीट्स से। मतलब इसके ऊपर में ये गड्ढा खोदा, इसके ऊपर में देखो ऐसी प्लास्टिक शीट लगा दी जाती है, प्लास्टिक की शीट लगा दी जाती है। क्यों, लीचिंग प्रिवेंट करने के लिए। मतलब यहाँ पे अभी हम गार्बेज, यहाँ पे हम वेस्ट मटेरियल भरने वाले हैं, तो अगर यहाँ पे प्लास्टिक शीट नहीं होगी बेटा तो क्या होगा, वेस्ट मटेरियल है जो, ये तो सॉइल ही है, तो सॉइल से बाहर निकल के आजू बाजू में भी आ जाएगा ना, वो लैंडफिल, वो पिट्स, वो गड्ढों से बाहर आ जाएगा वो, और आजू बाजू के सॉइल को खराब करेगा। उसी को बोला जाता है लीचिंग। लीचिंग मतलब यहाँ से निकल के बाहर आ जाना वेस्ट मटेरियल का, उसको बोलेंगे लीचिंग। तो हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंसेस जो है उनका लीचिंग ना हो, ओके, जो टॉक्सिक मटेरियल उसका लीचिंग ना हो, उसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक शीट्स लगा देते हैं। उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल है, जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो भी हमने देखा, जो वेस्ट हमको, जो डिग्रेडेबल वेस्ट है उसको कंप्रेस करते हैं, बहुत ऐसा दबा के कम एरिया में वो आ जाए, उसके उसको कंप्रेस किया जाता है और उसको भर दिया जाता है ये पीट्स में। दिख रहा है आपको, देखो ऐसे पीट्स बनाए हैं और इसमें गार्बेज भर दिया, गार्बेज भर दिया, उसके ऊपर में गार्बेज के ऊपर में सॉइल, फिर सॉडस्ट मतलब जो लकड़े का भूसा वगैरह होता है वो सॉडस्ट,
पत्तियाँ और कुछ केमिकल जो डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं, ऐसे केमिकल्स की उसके ऊपर में लेयर डाली जाती है। कहीं कहीं पे बायो रिएक्टर्स भी होते हैं। बायो रिएक्टर्स मतलब समझ लो जो ये रिएक्शन को बढ़ा देंगे, ऐसे चीज़ें होती है बायो रिएक्टर्स, मतलब जो डिग्रेडेशन को बढ़ा देते हैं। जरूरी नहीं है, बायो रिएक्टर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इतना समझ लो बायो रिएक्टर्स मतलब ये बढ़ा देंगे, स्पीड अप कर देंगे डिग्रेडेशन को। फिर ऐसे हमने लेयरिंग कर दी, सब ये सब डाल के लेयर कर दिया गार्बेज के ऊपर में, कचरे के ऊपर में। अब जो सॉइल में और अंदर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो डिकम्पोजिशन चालू करते हैं वेस्ट का, उसको सड़ाना चालू करते हैं। फिर क्या होता है, ऊपर से यहाँ पे हम ऊपर से क्या करेंगे, ये पीट को सील कर दिया जाता है। सॉइल की स्लरी मतलब सॉइल का एक पेस्ट बना के इसको ऊपर से पूरा सील कर दिया जाता है, ठीक है, सील कर दिया जाता है। और वैसे ही उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे और कुछ दिनों के बाद वहाँ पे जो है बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट यानी मैन्योर यानी खाद, वो जो वेस्ट है गार्बेज वो मैन्योर में, कंपोस्ट में, खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम उसको निकाल लेंगे और ये जो पीट है उसको फिर से हम वापस में यूज कर सकते हैं बेटा। तो ये हो गया पूरा लैंड फिलिंग। एक बार देखो फिर से रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया, वेस्ट मटेरियल लिया, पिट्स बनाए, उसमें प्लास्टिक की शीट लगाया ताकि जो पिट्स है, जो गड्ढे हैं, वहाँ से वेस्ट मटेरियल ट्रांसफर होकर सॉइल में ना आ जाए, उसको बोला जाता है लीचिंग। लीचिंग से बचाने के लिए हमने प्लास्टिक की शीट्स लगाई। हमने फिर उसमें गार्बेज डाल दिया, ऊपर से सॉइल, सॉडस्ट, लीव्स, ऐसी सारी चीज़ें डाल दी, ओके। और ऊपर से सॉइल की स्लरी, सॉइल के पेस्ट है, उसको सील भी कर दिया बेटा। कुछ समय के लिए वैसे ही छोड़ दिया तो वो कन्वर्ट हो गया कंपोस्ट में, खाद में, मैन्योर में, ठीक है। अब देखो जब ये गार्बेज जो है वो जब डिकम्पोज होगा तो वहाँ पे मीथेन गैस भी तैयार होगी, मीथेन गैस वो रिमूव आउट हो जाएगी। उसके बाद में नीचे जो वेस्ट, कुछ नीचे वेस्ट जमा हो जाएगा, सीवेज, वो बाहर निकाला जाता है, उसकी भी प्रोसेसिंग की जाती है, मतलब उसको बाहर फेंकने से पहले उसको हार्मलेस बनाया जाता है। यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे जो ये जो पानी है, नीचे से पानी बह रहा है, ग्राउंड वाटर जिसको हम बोलते हैं, ग्राउंड वाटर, हमको उसका लेवल भी देखना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि अगर वो ग्राउंड वाटर समझ लो ये पिट से होते हुए गुजर रहा है, ग्राउंड वाटर यहाँ से होते हुए गुजर रहा है, तो वो इसमें का वेस्ट मटेरियल अपने साथ बहा कर लेकर जाएगा और फिर क्या होगा, किसी काम का नहीं रहेगा, वो वाटर खराब, टॉक्सिक हो जाएगा। इसलिए वेल बना के, कुआं बना के हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर का लेवल भी देखते रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है, ये जो पिट्स है, जो गड्ढे है, उसके काफ़ी नीचे से बहना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में अगर वो बहेगा तो पोल्यूट हो जाएगा बेटा वो, ओके। सो ये हो गया लैंड फिलिंग साइट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सीवेज मैनेजमेंट। सो हम लोग देख रहे थे बेटा माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें से पहला मेथड हमने देखा लैंडफिल। लैंडफिल किस तरीके से किया जाता है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो गार्बेज है, वेस्ट मटेरियल है, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, वो एक तरीका हो गया, उससे भी पॉल्यूशन कंट्रोल होता है। और दूसरा हमको देखना है सीवेज मैनेजमेंट, हाउ द सीवेज मैनेजमेंट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Now first of all you need to understand what do you mean by sewage. Sewage मतलब the waste which is generated from our washrooms and toilets is known as sewage, which contains human excretion. Okay, human excretory product जो होता है वो sewage में आ जाता है। तो if we talk about domestic sewage, ठीक है, डोमेस्टिक सीवेज मतलब अगर गांव वगैरह है तो वहाँ पे जो सीवेज है वो इजीली क्या किया जाता है बेटा, नियर बाय सॉइल में, यानी ऐसे ही पिट्स बना के उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है, या फिर बेटा बायोगैस प्लांट में उससे बायोगैस प्रोड्यूस कर ली जाती है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट सिटीज़, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ में ऐसा तो पॉसिबल है नहीं डोमेस्टिकली, जैसे गांव वगैरह में हम जिस तरीके से सीवेज का डंपिंग करता है वैसा सिटीज़ में तो पॉसिबल नहीं है। तो सिटीज़ में क्या किया जाता है, द सीवेज इज टेकन टू द प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीवेज होता है, जो हर घर से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो टॉयलेट्स एंड वॉशरूम से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, द वेस्ट दैट कंटेन्स द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, उसको लेके जाया जाता है कहाँ पे, प्रोसेसिंग यूनिट्स में। प्रोसेसिंग यूनिट्स में उसको क्या किया जाता है, माइक्रोबियल ट्रीटमेंट उस पर किया जाता है, यानी माइक्रोब की बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे डाल के बहुत सारी प्रोसेस कराई जाती है ना। वाई दिस ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी, बिकॉज हम जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको ऐसे ही
वाटर में या कहीं पे रिलीज नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि वो हार्मफुल होता है, उसको हार्मलेस बनाना ज़रूरी है, और वो हार्मलेस बनाने का काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं। अब वो हार्मफुल क्यों है? बिकॉज द वेस्ट मटेरियल, अगर फॉर एग्जांपल किसी ह्यूमन बीइंग को कोई डिजीज़ है जैसे कि कोलेरा या टाइफाइड वगैरह, तो उसके जो पैथोजेंस होते हैं यानी जो उसके डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, किसके, कोलेरा टाइफाइड ऐसे बीमारियों के, तो वो उसके एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट में भी आ जाते हैं, एक्सक्रेटरी वेस्ट में भी वो पैथोजेंस प्रेजेंट होता है बेटा। और ऐसा पैथोजन अगर हम कहीं पे भी फेंक दें या कहीं पे भी डंप करें बेटा, तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा और दूसरों को भी डिजीज कॉज करेगा। इसीलिए सीवेज का सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग, यानी उसको ऐसे हार्मफुल से हार्मलेस बनाया जाता है। नाउ ये प्रोसेसिंग जो है वो हम करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से, ठीक है। वो प्रोसेसिंग में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर हम यूज़ करेंगे? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया यूज़ कर ले क्या? नो, वी हैव टू यूज़ दोज बैक्टीरियाज। हमको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करने हैं जो उसमें, जो सीवेज में कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं ना, वेस्ट में ऑब्वियसली कार्बन कंपाउंड्स कुछ प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको भी डिकम्पोज वो करे, और साथ साथ में डिजीज कॉज करने वाले पैथोजेंस जो है जैसे कोलेरा और टाइफाइड के जो पैथोजेंस है, ओके, उनको भी उसने किल करना चाहिए या फिर डिकम्पोज कर देना चाहिए। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हमको यूज़ करने, क्योंकि हमको पता है वेस्ट प्रोडक्ट में ये सारे पैथोजेंस भी प्रेजेंट है और हमको उनको भी किल करना है बेटा। सो जो वो पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करे और साथ ही साथ सीवेज में प्रेजेंट कार्बन कंपाउंड्स को डिकम्पोज करे, हम ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करेंगे, ओके। तो जब कार्बन कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होगा तो बताओ मुझे क्या बनेगा? कार्बन कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस बनती है। कार्बन कंपाउंड मतलब क्या? ऑर्गेनिक मटेरियल। तो उसका डिकम्पोजिशन जब भी बैक्टीरिया करेंगे तो वहाँ पे बनेगा बेटा मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कुछ बैक्टीरियाज का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, जैसे कि फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, उसका नाम है। वो क्या करता है? ज़ीनोबायोटिक केमिकल्स को डिकम्पोज करता है। ज़ीनोबायोटिक केमिकल्स को डिकम्पोज करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ज़ीनोबायोटिक केमिकल्स? ज़ीनोबायोटिक का मतलब होता है बेटा ऐसे कोई भी केमिकल जो नॉर्मली बॉडी में नहीं बनते हैं, या ऐसे कोई भी केमिकल जो वो ह्यूमन ने बाहर से खाए हैं, ठीक है, या बाहर से इनटेक किया है। फॉर एग्जांपल हमने एक पैरासीटामोल का टैबलेट खाया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट उसका वेस्ट मटेरियल में भी प्रेजेंट होगा। तो इस चीज़ को हम कहेंगे बेटा ज़ीनोबायोटिक, यानी जो भी बाहर से जो केमिकल सब्सटेंसेस बॉडी में आ रहे हैं उनको कहा जाता है ज़ीनोबायोटिक्स। तो वो तो हार्मफुल हो जाएंगे अगर वो सीवेज में प्रेजेंट है। तो वो जो फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है वो ये ज़ीनोबायोटिक्स को भी डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है, यानी हार्मलेस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, ओके। उसके बाद में ये सब प्रोसेस होने के बाद में कुछ स्लज वहाँ पे बचा रहेगा। स्लज मतलब जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ रहेगा पूरा डिकम्पोजिशन होने के बाद, जो एक पेस्ट जैसा वेस्ट मटेरियल बचा हुआ रहेगा उसको बोलते हैं स्लज। उसको हम फर्टिलाइजर के जैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पूरा वाटर जिसका हमने ये पूरा ट्रीटमेंट कर लिया वो हो जाता है बेटा हार्मलेस, और ऐसे हार्मलेस वाटर को फिर हम कहीं भी वाटर बॉडीज में वगैरह रिलीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सीवेज मैनेजमेंट किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से। तो ये हो गया बेटा सीवेज मैनेजमेंट, किस तरीके से हम सीवेज मैनेजमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमको थोड़ा बहुत देखना है क्लीन टेक्नोलॉजी के बारे में। क्लीन टेक्नोलॉजी मतलब क्या है? क्लीन टेक्नोलॉजी मतलब वही जो सॉइल, वाटर, एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम मिनिमाइज करें, उसको हम कम करें। लेकिन किसके मदद से? ऑब्वियसली हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से किस तरीके से हम सॉइल, वाटर और एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं वही इस क्लीन टेक्नोलॉजी में देखना है। वही होता है मतलब बेटा क्लीन टेक्नोलॉजी का, ओके। So, microbes have natural ability to decompose man-made chemicals. जैसे हमने देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कार्बन कंपाउंड्स को डिकम्पोज कर सकते हैं, जैसे बायोगैस प्लांट में वगैरह होता है। ये जो था हमारा फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया वो ज़ीनोबायोटिक्स यानी बाहर के केमिकल्स को भी डिकम्पोज कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है बेटा
जो क्या कर सकते हैं, मैन मेड केमिकल्स, जो इतने सारे केमिकल्स इंसान ने बना लिए हैं उनको डिकम्पोज कर सकते हैं। और हमको पता है कि ये केमिकल्स हमारे लिए तो कुछ अच्छे नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ अच्छे नहीं है। ये जो केमिकल्स है ये कहीं ना कहीं सॉइल, वाटर, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये केमिकल्स को अगर हमको तोड़ना है, ये केमिकल्स को हमको डिकम्पोज करना है, तो उसके लिए भी नेचर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। और वो ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस केमिकल को तोड़ता है? हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक केमिकल को डिकम्पोज करेगा क्या? नो। सो हमको वही चीज़ें देखना है बेटा कि अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को डिकम्पोज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ऑयल को डिकम्पोज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, अलग अलग केमिकल्स को डिकम्पोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, वही हमको अभी इस टॉपिक में पढ़ना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि यहाँ पे फिनोल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है तो आपको नाम भी याद रहना है और वो काम क्या कर रहा है, वो ज़ीनोबायोटिक्स को डिकम्पोज करने का काम कर रहा है, वो भी आपको याद रहना चाहिए। ओके, सो ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो ह्यूमन बीइंग के बनाए हुए केमिकल्स को भी डिकम्पोज कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स है ना, या दूसरे केमिकल्स को डिकम्पोज करना। ट्रांसफॉर्म करना मतलब क्या, सिंपल सी बात है, हार्मफुल फॉर्म से उसको हार्मलेस में कन्वर्ट कर देना, मतलब ही ट्रांसफॉर्म करना, मतलब ही डिकम्पोज करना। ओके, एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, रिमूव सल्फर फ्रॉम सॉइल। सॉइल में अगर सल्फर प्रेजेंट है तो वो प्लांट में आ जाएगा, प्लांट को बीमारियां हो सकती है। और ऐसे प्लांट्स अगर ह्यूमन बीइंग या दूसरे एनिमल्स ने कंज्यूम किया तो उनको भी डिसीज होता है, यानी इन ऑल सल्फर इज हार्मफुल। तो सल्फर को रिमूव करने के लिए भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक। ये मेटल्स है जो प्रेजेंट होते हैं कुछ लो क्वालिटी मेटलॉइड्स में। मेटलॉइड सेमी मेटल्स जो होते हैं ना उनमें ये लो क्वालिटी वाले अगर है तो उनमें ये प्रेजेंट होते हैं और लीच होते हैं। लीच मतलब क्या, थोड़ी देर पहले बताया था, उसमें से निकल कर बाहर आ जाना। तो मेटलॉइड्स में से अगर ये एलिमेंट्स निकल कर बाहर आएंगे तो क्या होगा बेटा, फिर उसका लीच इनटू एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और पोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाए लीचिंग के पहले। इनको अगर हम लीच होने के पहले, मेटलॉइड्स में से बाहर निकलने के पहले ही किसी कंपाउंड में अगर हम उसको कन्वर्ट कर दे तो फिर वो लीच होंगे नहीं, तो वो कन्वर्ट करते बेटा थायोबैसिलाई और सल्फोबैसिलाई। ये तो बैक्टीरियाज है जो क्या करता है, इन एलिमेंट्स को किसी कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे और वो कंपाउंड लीच नहीं हो सकता है, बह के बाहर नहीं आ सकता है, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन होगा नहीं बेटा। ओके, तो ये हो गया क्लीन टेक्नोलॉजी। इसमें अभी हमको एक एक पॉइंट डिस्कस करना है, कौन सा बैक्टीरिया क्या काम करता है, तो देखते अभी हम। अभी हम देखते हैं बेटा कि कहाँ पे हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर सकते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए या हार्मफुल केमिकल्स को हार्मलेस बनाने के लिए। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है ऑयल स्पिल्स का। हमको पता है जो ऑयल्स वगैरह होते हैं ना, पेट्रोलियम ऑयल या कोई भी ऑयल अगर हो तो उसकी अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना है, शिपिंग करना है, तो वो जनरली वाटर वेज के थ्रू होती है ना, बड़ी बड़ी शिप्स के थ्रू क्रूड ऑयल इधर से उधर भेजा जाता है। इफ़ वहाँ पे कोई हादसा हो जाता है और क्या होता है, वो ऑयल जो है वो स्पिल हो जाता है, मतलब ऑयल वो क्या बोल सकते हैं हम, शिप्स में से ओशन में आ गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पे ऑयल स्पिल हो गया है, ओशन में वो ऑयल आ गया है। स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल इन ओशन अकर्स ड्यू टू वेरियस रीजंस। अभी भी रिसेंटली हमने देखा है, एक कोई रिवर है, वहाँ पे बहुत सारा डीजल या पेट्रोलियम ऑयल जो है वो रिलीज़ हो गया है, और हमको पता है कि इफ़ वाटर में ये आ जाए तो वो क्या करेगा, ऑयल कम डेंसिटी होने की वजह से वाटर के ऊपर में एक लेयर बना के वो फ्लोट होता रहता है और वहाँ पे एक्वाटिक लाइफ को बहुत नुकसान पहुँचाता है बेटा। और सिंपल मैकेनिकल वेज से हम उतने बड़े ओशन में से ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं क्या? बताओ, हम कोई ऐसे फिजिकल तरीके से सेपरेट करना पॉसिबल है क्या वो ऑयल को उतने बड़े ओशन में से? नो। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या यूज़ करें, तो ऐसे कंडीशन में ना कुछ बैक्टीरियाज
या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जा सकते हैं बेटा। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑयल को डिस्ट्रॉय डिकम्पोज कर सकते हैं, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हम वहाँ ले जाके छोड़ दें तो क्या होगा बेटा, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑयल को डिकम्पोज कर देंगे और ऑयल वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और कोई वहाँ पे पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा और एक्वाटिक लाइफ को नुकसान भी कम हो जाएगा। ओके, सो देखो वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है बेटा सूडोमोनास। एक सूडोमोनास है और दूसरा है अल्कानोबोरैक्स बोर्क्यूमेंसिस। एक है सूडोमोनास, दूसरा है अल्कानोबोरैक्स बोर्क्यूमेंसिस। ये दो तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास में एबिलिटी होती है पायरिडीन और अदर केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करने की। पायरिडीन एक केमिकल का नाम है बेटा। ये पायरिडीन ऑयल जैसा ही होता है, या आप कह सकते हो ऑयल में पायरिडीन एंड ऑयल प्रेजेंट होते हैं। ऑयल जैसा ही एक ये केमिकल है पायरिडीन और अदर केमिकल्स, इनको कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये तो बैक्टीरियाज। तो इसीलिए इनको हम ऑयल स्पिल को क्लियर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑयल स्पिल्स को क्लियर करने के लिए हम ये दो बैक्टीरियाज का यूज़ कर सकते हैं, और इन बैक्टीरियाज को, ऐसे बैक्टीरियाज को जो ऑयल को डिस्ट्रॉय डिग्रेड कर सकते हैं, जो पायरिडीन जैसे कंपाउंड्स को डिग्रेड कर सकते हैं, उनको कहा जाता है बेटा हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया। ओके, HCB उसका शॉर्ट फॉर्म है HCB। ये क्या करता है बेटा, HCB डिकम्पोज द हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन मतलब जो ऑयल्स में वगैरह हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है उसको डिकम्पोज ही करना है ना हमको, तभी वहाँ से ऑयल हट पाएगा, डिस्ट्रॉय हो पाएगा। जहाँ पे भी ऑयल स्पिल्स हुआ है, ऑयल गिर गया है ओशन में, ऑयल ओशन में ट्रांसफर होके एक्सीडेंट के वजह से आ गया है, तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन को डिकम्पोज करेंगे और जो कार्बन है उसमें का, वो कार्बन का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और इस तरीके से वो हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो एयर में आ जाएगा और वाटर ओशन में ही रह जाएगा। तो इस तरीके से जो हार्मफुल हाइड्रोकार्बन ऑयल्स था उसको उन्होंने हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है, ये हो गया ऑयल स्पिल्स में हम यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियाज का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा ये नाम और उनका फंक्शन। तो यहाँ पे आपको सूडोमोनास, अल्कानोबोरैक्स बोर्क्यूमेंसिस याद रहना चाहिए, ऑयल स्पिल के लिए काम में आता है। पायरिडीन और अदर हाइड्रोकार्बन्स को वो डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। ओके, ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा है प्लास्टिक बॉटल्स। जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है वो बनी हुई होती है बेटा पॉलीइथाइलिन टेट्राथैलेट पॉलीएस्टर की। किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक बना हुआ है पॉलीइथाइलिन टेट्राथैलेट पॉलीएस्टर, कंपाउंड का केमिकल नेम है, तो उसको शॉर्ट में बोला जाता है PET। इसको भी डिस्ट्रॉय करने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरियाज है, जो है बेटा विब्रियो या आइडियोनेला सैकिएंसिस या विब्रियो। ये जो बैक्टीरियाज है वो इस पॉलीइथाइलिन टेट्राथैलेट यानी ही प्लास्टिक को डिकम्पोज कर सकते हैं, तो उसके डिकम्पोजिशन के लिए हम इनका यूज़ करेंगे। उसके बाद में कुछ फंगस आती है, फंगस लाइक एक्टिनोमाइसेटिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, उसके बाद में नोकार्डिया और एक्टिनोप्लेन्स। ओके, एक्टिनोप्लेन्स, यस, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम फंगस। ये क्या करती है बेटा, ये डिकम्पोज करती है रबर। ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल में अगर रबर प्रेजेंट है तो उसको ये सारी फंगस डिकम्पोज करती है। प्लास्टिक में मत लिख के आना बेटा, आपको दिख रहा है वो प्लास्टिक वाले पैराग्राफ में, बट वो किसको डिकम्पोज करती है, रबर को। और प्लास्टिक को कौन डिकम्पोज करता है, विब्रियो और आइडियोनेला सैकिएंसिस। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास एबिलिटी है कि वो इसको भी डिकम्पोज करे, हार्मफुल से हार्मलेस फॉर्म में डिग्रेड करते बेटा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है एसिड रेन्स वगैरह का। हमको पता है एसिड रेन जो है, एसिड रेन के बारे में हमने सुना है, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, ब्रिजेस होती है, उसको ये एसिड रेन क्या करती है, डिग्रेड, डिस्ट्रॉय करती है ना, खराब करने का काम करती है। क्यों, क्योंकि एसिड रेन में प्रेजेंट होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन में क्या प्रेजेंट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। काफ़ी पावरफुल एसिड होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके अलावा जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है ना, जहाँ पे खदान वगैरह होती है, वहाँ से जो मटेरियल निकलते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। किस में प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, एक तो हो गया एसिड रेन और दूसरा हो गया मटेरियल्स कमिंग आउट ऑफ माइंस। जो खदान होती है कोयले की
या कोई भी मटेरियल की खदान, तो वहाँ से जो वेस्ट जनरेट होता है उसमें प्रेजेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और हमको पता है ये सल्फ्यूरिक एसिड ब्रिज को और अलग अलग बिल्डिंग्स को इतना नुकसान पहुँचा रहा है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को अगर सॉइल में आ गया तो कितना नुकसान पहुँचाएगा बेटा। तो इसीलिए पॉल्यूशन वो क्रिएट कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ बैक्टीरियाज यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है एसिडोफिलियम और एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस। ओके, ये जो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये सल्फ्यूरिक एसिड को एनर्जी के जैसे यूज करते हैं। मतलब उनके लिए सल्फ्यूरिक एसिड हार्मफुल नहीं है, वो तो सल्फ्यूरिक एसिड से एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं वो लोग। ठीक है, कौन? एसिडोफिलियम और एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस। ओके, सो these can be used to control soil pollution due to acid rain। तो एसिड रेन की वजह से जो सॉइल पोल्यूशन हुआ है, मतलब सॉइल में क्या आ गया है? सॉइल में सल्फ्यूरिक एसिड आ गया है। सॉइल अच्छा नहीं है, वो सल्फ्यूरिक एसिड जो सॉइल में प्रेजेंट है वो प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा और प्लांट से फिर एनिमल्स को भी। तो वो सल्फ्यूरिक एसिड को डिकम्पोज करने का काम कौन करता है? ये एसिडोफिलियम और एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस। वो सल्फ्यूरिक एसिड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इस तरीके से वो सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है जो एसिड रेन से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है एक यूरेनियम सॉल्ट। बताए, यूरेनियम हमको पता है ना, यूरेनियम हार्मफुल मेटल है, हार्मफुल एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव में भी वो आ जाता है बेटा, रेडिएशन उससे निकलती है। तो जो वाटर सॉल्यूबल कुछ यूरेनियम के सॉल्ट होंगे जो कैसे हैं? वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं। कहाँ से बनते हैं ये सॉल्ट्स कहाँ से तैयार हो रहे हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह जब होती है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब अलग अलग एलिमेंट्स की कोटिंग चलाई जाती है, या एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स। ओके, एटॉमिक एनर्जी प्लांट से जो एफ्लुएंट्स या जो मटेरियल्स जो रिलीज हो रहे हैं एटॉमिक एनर्जी प्लांट से, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जो वेस्ट तैयार हो रहा है, वो वेस्ट में प्रेजेंट होते हैं यूरेनियम के सॉल्ट्स। वो भी कैसे? वाटर सॉल्यूबल। अब ऐसे सॉल्ट्स अगर वाटर में आ गए तो वाटर सॉल्यूबल होने की वजह से वो क्या करेंगे? वाटर को पोल्यूट करेंगे, कंटैमिनेट करेंगे, वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगे। तो ये जो जियोबैक्टर जो होता है ना, जियोबैक्टर, ये क्या करता है? ये जो सॉल्यूबल सॉल्ट है यूरेनियम के, उसको इनसॉल्यूबल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अभी अगर वो प्रेजेंट है भी सॉइल में, यहाँ से जो वेस्ट जनरेट हुआ उसको हमने इनसॉल्यूबल में कन्वर्ट कर दिया जियोबैक्टर ने, तो अब ये इनसॉल्यूबल अगर सॉइल में प्रेजेंट भी है तो वो मिक्स हो पाएंगे क्या? वाटर में। ग्राउंड वाटर जो होता है, जमीन के अंदर जो पानी है उसमें वो मिक्स नहीं हो पाएंगे बेटा, क्योंकि वो इनसॉल्यूबल है। इनसॉल्यूबल चीज़ें मिक्स होंगी क्या वाटर में? नहीं, तो वाटर पॉल्यूशन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। सो इस तरीके से हमने अलग अलग, मैंने ग्रीन में अच्छे से हाईलाइट करके सारे बैक्टीरियाज वगैरह के नाम लिखे हैं। अलग अलग बैक्टीरिया क्या पॉल्यूशन में हम यूज़ कर सकते हैं वो हमने अभी देखा बेटा। ओके, अब इसमें क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा शायद। वो क्वेश्चन बोलेगा कि आपके पास वाले लेक में या नदी में ऑयल स्पिल हो गया है, तो आप उसको कैसे ख़त्म करोगे या क्या मेजर्स लोगे। तब आपको ऐसा बताना है कि we can use bacteria like Pseudomonas and Alcanoverax Borcumensis that can decompose soil and convert hydrocarbons into carbon dioxide and water। तो समझ में आ रहा है आपको? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उसने पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछ दिया कि ऑयल स्पिल्स में क्या यूज़ करेंगे। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद करके उसके फंक्शंस याद करना। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी बेटा हमने पोल्यूशन कंट्रोल में देख लिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़। अभी हमको देखना है फार्मिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे यूज़ किए जा सकते हैं बेटा। फार्मिंग में कैसे यूज़ किए जा सकते हैं ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये हम बहुत बार 8th में 9th में पढ़ चुके हैं बेटा। याद करो, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पार्ट है ना, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरियाज जैसे अजोटोबैक्टर, जैसे कि राइजोबियम, ये अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं और क्या करते हैं? प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एयर में जो फ्री नाइट्रोजन होता है वो प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता है फ्री नाइट्रोजन। प्लांट को तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स चाहिए रहते हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स वगैरह। तो एक कंपाउंड बनाने का काम करते हैं बैक्टीरियाज जो प्रेजेंट होते हैं रूट के नोड्यूल्स में,
और उनको इन टर्न प्लांट से फूड मिलता है बेटा। यानी इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर रहे हैं और अच्छे प्लांट्स वहाँ पे तैयार हो रहे हैं। तो ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, ये हमने 9th में 2 बार पढ़ा है। एक बार वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले टॉपिक में, आई थिंक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले या उसके पहले वाले टॉपिक में ही है वो, और दूसरा हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल में, नाइट्रोजन साइकिल में भी ये चीज़ देखी है। ओके, तो ये मैं फिर से यहाँ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, फिर भी मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे भी देखनी है बेटा, वही तो हो गया माइक्रोब्स इन फार्मिंग। माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स, माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स, इनोकुलेंट्स मतलब ऐसी कुछ सब्सटेंस, माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स मतलब ऐसी कुछ सब्सटेंसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और वो हम प्लांट और एनिमल्स को डाल रहे हैं या दे रहे हैं बाहर से, उसको बोला जाएगा इनोकुलेंट्स। तो देखो, माइक्रोब्स कंटेनिंग इनोकुलेंट्स, इनोकुलेंट्स मतलब जो भी हम उस पर छिड़काव स्प्रे करते हैं, बाहर से जो भी चीज़ें डाली जाती है उसको इनोकुलेंट्स कहते हैं। तो उसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए हमको तो वो हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बना सकते हैं। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो इनोकुलेंट्स बनाएंगे बेटा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे और इनको क्या करेंगे हम, इनको हम सीड्स के ऊपर में स्प्रे करेंगे ऐसे इनोकुलेंट को, मतलब जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ओके, या फिर सीड के ऊपर में कब डालेंगे, उसको सो करने के पहले, उसको उगाने के पहले उसको सीड को हमने स्प्रे कर दिया है, या फिर प्लांट्स के ऊपर में छिड़काव किया हमने ऐसे माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स का। ओके, प्लांट के ऊपर में डाला। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें वो क्या काम करते हैं, सप्लाई न्यूट्रिएंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह करके वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो इनोकुलेंट्स है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अजोटोबैक्टर या राइजोबियम वगैरह प्रेजेंट होते हैं और आर्टिफिशियल नाइट्रोजनेज एंजाइम है या जिससे उसको नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस वगैरह भी प्रेजेंट होता है उसमें जिससे उसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और ये सारा किया जाता है बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग में। यहाँ पे देखो केमिकल हमने यूज़ कर रहा है, उसी को बोला जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो यही सब आ जाता है आपके माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स में। समझ में आ रहा है ना? हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। एक तो हम उसको सीड में कोट कर दे या फिर वो झाड़ के ऊपर में उसका छिड़काव कर दे। ओके, और इसके वजह से क्या होगा, क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो इम्प्रूव होगी ना, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते। और दूसरा एक इसका क्या यूजफुल हो जाएगा, एक क्या यूज हो जाएगा कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हमको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डाल रहे हैं तो प्लांट को नुकसान नहीं हो रहा है और कॉस्ट भी कम लग रही है बेटा। ओके, उसके बाद में पेस्टिसाइड्स, हम देखते हैं प्लांट पे पेस्टिसाइड्स का भी छिड़काव होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है फ्लोरोएसिटामाइड, वो बता रहे कि क्या नुकसान है। फ्लोरोएसिटामाइड हार्मफुल है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स में वो स्किन के डिजीज भी कॉज करता है। ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड्स में जिसका हम छिड़काव करते हैं प्लांट्स पे उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जो ये पेस्टिसाइड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बेटा। तो वो भी आ गया फार्मिंग में, माइक्रोब्स हम कैसे यूज कर सकते हैं फार्मिंग में। ओके, ये एक चीज हो गई। अब दूसरा हमको देखना है बायो इंसेक्टिसाइड्स। साइड का मीनिंग होता है बेटा साइड, ये वाला साइड, CID का मीनिंग होता है साइड का मतलब होता है समझ लो टू किल, टू किल। तो आगे में क्या लगा है इंसेक्टिसाइड, मतलब किसको किल कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को। पेस्टिसाइड हमने देखा मतलब पेस्ट को किल करते हैं। ठीक है, पेस्ट यानी जो छोटे कीड़े वगैरह होते हैं वही। बायो का मतलब केमिकल्स नहीं यूज कर रहे हैं हम, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह यूज कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, कुछ अभी हमको पता है ना, हमने पहले ही देखा कि अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो प्लांट के लिए भी नुकसान है, एनिमल्स के लिए भी नुकसान है और ह्यूमन बींग्स के लिए भी नुकसान है। इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल ऑर्गेनिक फूड बहुत चलन में है जहाँ पे ये सारी चीज़ें की जाती है, केमिकल्स का यूज नहीं किया जा सकता है। सो अभी बायो इंसेक्टिसाइड्स कैसे तैयार होंगे, तो उसमें देखो क्या किया जाता है, कुछ बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो टॉक्सिन मतलब पॉइजन बनाता है बेटा। वो पॉइजन अगर हम डायरेक्टली प्लांट में ही जोड़ दे, वो पॉइजन अगर हम प्लांट में ही जोड़ दे इस तरीके से कि प्लांट वो खुद वो पॉइजन बनाने लग गया, तो वो जो है
वो इंसेक्ट्स के लिए तो टॉक्सिक हो जाएगा, इंसेक्ट के लिए तो वो जहरीला हो जाएगा प्लांट, लेकिन प्लांट पे उसका कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। डू नॉट कंज्यूम द प्लांट्स, यानी प्लांट पे उसका असर नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे कि मैम ये बैक्टीरिया और ये फंगस के टॉक्सिन्स हम प्लांट में कैसे डाल दें, तो वो आ जाता है बेटा बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट, और वो हमको इमीडिएटली इसके नेक्स्ट चैप्टर में देखना है कि ये सब कैसे होता है। ये हम डीप में देखेंगे कि ये कैसे होता है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो बस आप इतना ही समझ लो। ओके, कुछ बैक्टीरिया या फंगस के टॉक्सिन्स हमने प्लांट में जोड़ दिए हैं। उसके अलावा कुछ वायरस और फंगस भी होते हैं जो पेस्टिसाइड्स के जैसे में काम करते हैं। और उसके बाद में स्पिनोसाइड, स्पिनोसाइड एक प्रोडक्ट है जो फर्मेंटेशन से मिलता है, फर्मेंटेशन से मिलता है स्पिनोसाइड, वो भी बायोपेस्टिसाइड के जैसे पेस्ट को किल करने के लिए यूज किया जाता है बेटा। तो ये हो गया माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स, जिसमें से ये वाला पार्ट तो मोस्टली हमने 9th में देख लिया है, एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना 9th का, और ये पार्ट हम आगे वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करने वाले। ओके, सो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो गया। अपन ने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज देखा फूड इंडस्ट्री में, ब्रेड प्रोडक्शन, चीज़, विनेगर, ये सब। फिर उसके बाद हमने देखा पॉल्यूशन कंट्रोल में कैसे, और फिर हम देख रहे हैं बेटा फार्मिंग में कैसे उसका यूज़ है। तो यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े, उनके अलग अलग फंक्शंस हमने पढ़े, सब हमको नोट्स बना के अच्छे से याद कर लेना है, एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेनी है, और ये चैप्टर अभी प्रिपेयर कर लेना है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा बेटा। अब अपना लेक्चर अपन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।